चाइना जो कि कुछ ही टाइम से चर्चे में बना हुआ है और हर कोई उसके ऊपर बात कर रहा है। नहीं, चाइना के न्यू वायरस HMPV के ऊपर नहीं बल्कि उसके 6th जनरेशन प्लेन के ऊपर। वो प्लेन जो कि पूरी दुनिया की नजर अपनी ओर खिंचा हुआ है और हर कोई उसके ऊपर बात कर रहा है। इंडिया में भी लोग 6th जनरेशन प्लेन के ऊपर बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं क्यों अभी तक इंडिया ने अपने 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी को भी अचीव नहीं कर पाया। तो लोग अब इसके ऊपर मीम्स बना रहे हैं। तो हम इस वीडियो में कंपेयर करेंगे इंडिया और चाइना का, जानेंगे आज के टाइम पर इंडिया कहाँ स्टैंड करता है और क्या इंडिया यहाँ पर चाइना को कॉम्पिटिशन दे सकता है या फिर नहीं। क्या मेजर प्रॉब्लम और इश्यूज हैं जो कि इंडिया को आज एक डेवलप्ड कंट्री होने से रोकते हैं। क्यों आज इंडिया को अपने मिलिट्री के बेसिक इक्विपमेंट के लिए अदर कंट्रीज के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है और कितने साल लगेंगे यहाँ पर इंडिया को इस डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए। क्या इंडियन गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ कर भी रहा है और क्या हम इंडियंस को सिर्फ गवर्नमेंट के हाल पे इन सब चीजों को छोड़ देना चाहिए। हम अपने लेवल पर ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारी कंट्री चाइना से आगे निकल पाए या उससे एटलीस्ट कम्पीट कर पाए। कितने और फैक्टर्स है जिसमें हम चाइना से आगे हैं, उसे एक अच्छी कॉम्पिटिशन दे सकते हैं और उससे आगे बढ़ सकते हैं। भले ही चाइना एक एनिमी कंट्री है बट फिर भी हमें चाइना से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए जानते हैं आज इस वीडियो से। राम राम गाइस, वेलकम टू दिस एपिसोड। देखिए आज हम सिर्फ ना यहाँ पर चाइना के 6th जनरेशन प्लेन के ऊपर बात करेंगे बल्कि बात करेंगे हर उन फैक्टर्स, हर उन सेक्टर में जहाँ पे चाइना हमसे आगे, जिन चाइनीज से हमें यहाँ पर कुछ सीखने को मिल सकता है। और वैसे भी कब तक हम अपने आप को कंपेयर करते रहेंगे पाकिस्तान से। अब हमें अपने आप को यहाँ पर उस कंट्री से कंपेयर करना चाहिए जो कि एक डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया को एक डेवलपिंग कंट्री से एक डेवलप्ड कंट्री बना सकते हैं। इस वीडियो में हम मेनली फोकस करेंगे चाइना की ग्रोथ, उनकी अपकमिंग प्रोजेक्ट, उनके करंट प्रोजेक्ट, उनके सिचुएशन और ग्लोबल लेवल पे चाइना की जियोपॉलिटिक्स। इस बेसिस पे हम कंपेयर करेंगे इंडिया के क्या पोजीशंस है बिजनेस में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, जियोपॉलिटिक्स और इंडिया के फ्यूचर प्लान्स और स्ट्रेटेजी क्या होने वाले हैं जो कि इंडिया को हेल्प करेगा चाइना को ओवर पावर करने में। Let me begin by expressing my profound gratitude to an exceptional leader, a great champion of India, a man who works night and day for his country, and a man I am proud to call my true friend, Prime Minister Modi. स्टार्ट करते हैं चाइना के 6th जनरेशन प्लेन से, जिन्हें यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया गया 26 दिसंबर 2024 को अपने लीडर माओ सुंग तुंग के 131 जन्मदिन के दिन, जो कि रिपब्लिक ऑफ चाइना के फाउंडिंग फादर भी हैं। जब यहाँ पर उस दिन 3 प्लेन को शो किया गया जिसमें से 2 6th जनरेशन फाइटर प्लेन थे और एक एवैक्स प्लेन था और साथ ही एक एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम यहाँ पर टाइप 076 है, एवैक्स प्लेन जिसका नाम यहाँ पर KJ-3000 है और साथ ही वो 2 6th जनरेशन प्लेन जिनमें से एक का नाम यहाँ पर KJ-X है और दूसरे का नाम J-36। This one now, I think people are coming out and saying this might be the JH-XX. इन प्लेन्स को यहाँ पर लोगों ने 6th जनरेशन प्लेन कहकर प्रमोट किया बट अभी तक चाइनीज गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि ये प्लेन 6th जनरेशन प्लेन्स है। Going forward, now the China Defense Ministry hasn't released a public statement, so this is all coming from social media. इन प्लेन्स को यहाँ पर बनाने वाली कंपनी जिनमें से एक यहाँ पर चिंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन है जिसने यहाँ पर बनाया है JH-X को, दूसरी कंपनी सिंगजियांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन जिसने यहाँ पर बनाया है J-36 को और एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने वाली कंपनी चाइना स्टेट शिपिंग बिल्डिंग कॉर्पोरेशन है। तो वहीं KJ-3000 को बनाया XAC जियांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन कंपनी ने। ये 6th जनरेशन कही जाने वाली प्लेन हालांकि अभी एक प्रोटोटाइप है बट उसके बावजूद भी ये काफी खतरनाक है अमेरिका जैसी मोस्ट पावरफुल कंट्री के लिए और उससे ज्यादा इंडिया के लिए, क्योंकि चाइना इसका यूज करेगा इंडिया के अगेंस्ट में पाकिस्तान और बांग्लादेश को ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करके अपने 5th जनरेशन प्लेन्स को पाकिस्तान को देखकर। और पाकिस्तान वो बंदर है जिसके हाथ में अगर गन आ जाए तो वो पहले उसका यूज करता है इंडिया के खिलाफ। तो ऐसे में चाइना के 6th जनरेशन प्लेन्स इंडिया के लिए काफी चिंता के विषय हो सकते हैं। पर उससे पहले प्लेन्स में ये जनरेशंस होते क्या हैं और चाइना के 6th जनरेशन प्लेन में कितनी सच्चाइयां हैं, क्या ये इंडिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है और इंडिया के पास आज के डेट में कौन से जनरेशन के प्लेन्स हैं। जनरेशन जब किसी प्लेन को बनाया जाता है तो उसमें मेनली कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान दिया जाता है, उस बेसिस पे उसके जनरेशंस को तय किया जाता है, जैसे कि प्लेन की सर्वाइविलिटी, स्ट्रेंथ, सुपरसोनिक स्पीड, मैन्यूवरेबिलिटी और सेंसर फ्यूजन। अब यहाँ पर सेंसर फ्यूजन क्या होता है? सेंसर फ्यूजन यहाँ पर एक प्रोसेस है जिसमें मल्टीपल डाटा को यहाँ पर कंबाइन करके एक मोर एक्यूरेट पिक्चर और डाटा बनाया जाता है जो यहाँ पर मिलता है पायलट को, जो पायलट को हेल्प करता है एक्यूरेट टारगेटिंग करने में, जिसमें एरर होने के चांसेस कम होते हैं, जिससे पायलट के ऊपर वर्कलोड भी यहाँ पर कम हो पाता है। इसी बेसिस पे किसी फाइटर जेट के जनरेशन को यहाँ पर तय किया जाता है और हर जनरेशन में इन सभी चीजों को यहाँ पर और भी बेहतरीन और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बनाया जाता है। It makes it easy to remember. I should teach my students also. Couple of S's you said. S. Okay. S All as in right. Sarah. Yeah. So the first aspect is survivability. So a modern fighter bomber, or a combination should be able to survive in a very hotly contested environment. Okay. Where the enemy is going to launch a lot of stuff at it, and should be able to execute the mission and recover safely. Right. So based on the first S, which is survivability, it needs certain things. The first is stealth. Okay. Second is super cruise, that is the ability to fly supersonic speeds in dry power. Okay. Then next is super maneuverability, which the thrust vectoring control enables it. Okay. And the last two S's are interlinked. One is sensor fusion.
So there are a lot of sensors in the aircraft, outside the aircraft, telling the pilot what is going on around the aeroplane or how the battle picture is changing. So a fused sensor picture networked aircraft that exactly knows what is happening allows the pilot to obtain a superior situational awareness. Right. So all these S's combined make a generation. So the better you get at it, the generation changes. जब किसी मौजूद जनरेशन में यहाँ पर अपग्रेडेशन होते हैं तो उसे प्लस जनरेशन कहते हैं, जैसे कि 4+ जनरेशन। तो वहीं जब किसी 4+ जनरेशन को यहाँ पर न्यू डिजाइन न्यू प्लेटफॉर्म पे बनाया जाता है तब उसे यहाँ पर 0.5 जनरेशन कहते हैं, जैसे कि 4.5 जनरेशन राफेल। जब इन फाइटर प्लेन्स की टेक्नोलॉजी में और भी एडवांसमेंट होता है, इनके फ्लाइंग कैपेसिटी में, इनकी सुपरसोनिक स्पीड में, इनकी स्ट्रेंथ में, वेपन कैरिंग कैपेसिटी में और सबसे मेन चीज एंटी रेडार में, तो इस इंप्रूवमेंट के बेसिस पे इन्हें 5th जनरेशन का टैग मिलता है, जैसे कि अमेरिका का F-22, F-35, तो वहीं चाइना का J-20 और J-35। और जब इन 5th जनरेशन प्लेन्स में भी इंप्रूवमेंट होती है, उनमें भी अपग्रेडेशन होते हैं, तो इन चीजों के साथ साथ जब उनके स्ट्रेंथ को और इंप्रूव किया जाता है और उसमें यहाँ पर एड ऑन होते हैं AI टेक्नोलॉजी, तो फिर वो बन जाते हैं 6th जनरेशन प्लेन्स एज फॉर द चाइनीज बोथ प्लेन्स। फिलहाल तो उसका डेफिनेशन यही है। अब हम जानते हैं चाइना के 6th जनरेशन प्लेन्स के बारे में। JHX जिसमें यहाँ पर 3 इंजन यूज हुए, तो वहीं पे J-36 में यहाँ पर यूज हुए 2 इंजन, जो इन्हें सुपरसोनिक स्पीड प्रोवाइड करता है और इन्हें बना देता है वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल जेट एवर मेड। इवन ये अमेरिका के 5th जनरेशन प्लेन्स F-22 और F-35 से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। JHX जिसे यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है अमेरिका के अब तक के सबसे मोस्ट पावरफुल जेट बॉम्बर B-21 रेडार से। कुछ क्लेम्स में तो JHX को यहाँ पर B-21 से भी ज्यादा पावरफुल दिखाया जा रहा है। ये 2 प्लेन्स दुनिया के सभी फाइटर प्लेन से ज्यादा कैपेबल है अपने टारगेट को हिट करने में। पीटर लेटन जो कि ऑस्ट्रेलिया के एयरफोर्स के रिटायर ऑफिसर हैं, उनकी माने तो चाइना J-36 को यहाँ पर यूज कर सकता है ग्राउंड लेवल से बजाय एयरक्राफ्ट कैरियर के, जो इस प्लेन को फोर्स मल्टीप्लायर प्लेन बनाता है। कुछ एक्सपर्ट्स की और माने तो चाइना J-36 को यहाँ पर यूज कर सकता है अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को और टाइट करने के लिए, क्योंकि J-36 यहाँ पर कैपेबल है हैवी पेलोड मिसाइल्स को कैरी करने में, जैसे कि PL-17। ये मिसाइल्स में यहाँ पर सुपरसोनिक स्पीड्स को अचीव कर पाती है और इनकी यहाँ पर रेंज होती है 400 किलोमीटर तक की। J-36 में लगे एडवांस रेडार और सेंसर यहाँ पर उसे हेल्प करते हैं दूर से ही अपने एनिमी को डिटेक्ट करने के लिए, जो कि इस प्लेन को J-20 से भी अधिक एडवांस बनाता है। और तो इस प्लेन में लगे AI सिस्टम जो कि इस प्लेन को हेल्प करते हैं अपनी एनिमी को एक्यूरेसी से हिट करने में। अगर यहाँ पर ये प्लेन 6th जनरेशन प्लेन साबित हुए तो ये बैटल ग्राउंड को बदल के रख देंगे, क्योंकि जब यहाँ पर अमेरिका ने अपने 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी को अचीव नहीं कर पाया, जो यहाँ पर अपने 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने 2030 तक लाने वाला था, तो वहीं पे फ्रांस जैसे कंट्री जिसके पास भी अभी तक 6th जनरेशन प्लेन्स नहीं है, तो चाइना के ये 6th जनरेशन प्लेन्स पूरी दुनिया में टेंशंस क्रिएट कर सकते हैं। पर क्या ये एक्चुअली में 6th जनरेशन प्लेन्स है? जिस J-36 को यहाँ पर 6th जनरेशन प्लेन्स कहकर प्रमोट किया जा रहा है, वो एक्चुअली में यहाँ पर कॉपी है रशियन MiG-31 का। JHX जिसे यहाँ पर हूबहू कॉपी किया गया है बॉम्बर B-21 से, और उसमें बस AI को ऐड किया गया। इवन KJ-3000 भी यहाँ पर कॉपी है अमेरिकन प्लेन्स की। बहुत से एक्सपर्ट इस बात को मानते हैं कि आज के डेट में चाइना के पास जितने भी टॉप लिस्टेड आर्मी टेक्नोलॉजीज हैं, वो एक्चुअली में अदर कंट्रीज के टेक्नोलॉजी का एक चीप कॉपी है। अमेरिका डिफेंस फोर्स के फॉर्मर ऑफिसर जेम्स एंडरसन इस बात को कहते हैं कि चाइना ने अपने स्पाई को यहाँ पर भेजा अमेरिका में, उनके आर्मी में ज्वाइन कराया और कुछ समय बाद अमेरिका के टेक्नोलॉजी को, उनके प्लेन्स को, उनके ब्लूप्रिंट्स को अपने देश ले गए और वहां पर इसकी चीप कॉपी बनाई गई। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही जैसे बॉलीवुड यहाँ पर हॉलीवुड और साउथ मूवी की कॉपी करता है। और इतना कॉपी करने के बाद भी, इतनी रिजर्व इंजीनियरिंग करने के बावजूद भी चाइना यहाँ पर अच्छी क्वालिटी के इंजन्स क्रिएट नहीं कर पाता, इसलिए उनकी जो इंजन्स होती है वो रिलायबल्स होती ही नहीं है। इसलिए तो कई सारे देश उनके साथ अपने डील्स को कैंसिल तक कर देते हैं। पर हमारा ये टॉपिक आज है ही नहीं, हम इस टॉपिक को किसी और दिन कवर करेंगे। आज हमारा टॉपिक है कि हम चाइना से क्या सीख सकते हैं। और भले ही चाइना एक कॉपी पेस्ट कंट्री है, बट उसके बावजूद भी वो इंडिया से काफी अधिक ज्यादा आगे है, जैसे कि उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर। आज चाइना की इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी दुनिया में वर्ल्ड फेमस है, जो उसे वर्ल्ड डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में 8th पोजीशन पे लाता है विद $17.8 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो वहीं इंडिया वर्ल्ड डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में 60 पोजीशन पे, जहां चाइना ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 11th पोजीशन पे है, तो वहीं पे इंडिया 39 पोजीशन पे, जिस चाइना की आज जीडीपी पर कैपिटा $12,174 है। तो वहीं इंडिया में आज की डेट में जीडीपी पर कैपिटा है 2484.85। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के रिकॉर्ड्स में टॉप 67 कंट्रीज जिनकी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर सबसे ज्यादा बेस्ट है, उनमें चाइना आता है 16th पोजीशन पे विद ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कोर 68%। तो वहीं इंडिया में 31%, ऑलमोस्ट हाफ। जिस चाइना में आज स्काईस्क्रैपर्स भरे हुए हैं, उनकी रोड क्वालिटी नीट एंड क्लीन होती है। चाइना के रेलवे नेटवर्क्स यहाँ पर पूरी दुनिया के बेस्ट रेलवे नेटवर्क्स में गिने जाते हैं, जहाँ पर हर ट्रेन एक बुलेट ट्रेन की तरह होती है, जो कि इजिली 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड्स को अचीव कर सकती है। और इनके कुछ ट्रेन तो यहाँ पर 1000 किलोमीटर की स्पीड्स को भी अचीव कर सकती हैं। जिस चाइना ने यहाँ पर 2021 में अपने जीडीपी के 4.8% सिर्फ अपने ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च कर दिए, जो चाइना यहाँ पर अपने बिलियंस ऑफ डॉलर लगा देता है अपने सिर्फ कंस्ट्रक्शन कंपनियों पे, ताकि उसके कंट्री में अच्छी रेलवेज, अच्छी हाईवेज,
अच्छे स्काई स्क्रैपर्स और एयरपोर्ट बन पाए, जिससे उनकी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट आए, फॉरेन कंपनीज उनकी कंट्री में इन्वेस्ट करे। इसीलिए चाइना ने 2021 से लेकर 2025 तक 102 मेगा प्रोजेक्ट को अलॉट किया है। वो चाइना जो कि हर साल बिल्डिंग की एक शहर बसा देता है, कई बार तो यहाँ पर लोग भी कम पड़ जाते हैं रहने के लिए, और इन 10 स्टोरी बिल्डिंग्स को यहाँ पर चाइना सिर्फ 28 घंटों में कंप्लीट करके रख देता है। इसी स्पीड की वजह से तो फॉरेन कंपनीज यहाँ पर अपने प्लान्स को चाइना में सेटअप करना प्रीफर करती हैं, क्योंकि चाइना में लेबर कॉस्ट सस्ती है, करेंसी रेट स्टेबल है, बिजनेस के लिए सेफ्टी है, और सबसे मेन चीज चाइना में कॉर्पोरेट टैक्स इंडिया के मुकाबले काफी कम है। इसलिए तो आज वर्ल्ड की टॉप कंपनीज अपनी फैक्ट्रीज लगाती हैं चाइना में, जैसे कि एप्पल, सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट, नेस्ले, इंटेल, BMW ग्रुप, टोयोटा, वॉक्सवैगन, होंडा, कोका कोला, एडिडास, ऐसे मल्टी बिलियंस कंपनी आज चाइना के जीडीपी में 1/3 पोजीशंस का कंट्रीब्यूशन करती हैं, और चाइना के 1.43 बिलियंस पॉपुलेशन के एक मेजर पार्ट को जॉब भी प्रोवाइड करती हैं। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का भी चाइना की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। इसके थ्रू यहाँ पर चाइना ने 189 बिलियन डॉलर्स यहाँ पर रेज किए थे, जो उसे यूएस के बाद सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर बना देता है FDI का। और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें चाइना इंडिया से काफी ज्यादा आगे है, जैसे कि जियो पॉलिटिक्स। जरा इस फोटो को देखो, इस फोटो में जितने भी कलर्ड कंट्रीज हैं उनके साथ यहाँ पर चाइना ट्रेड करता है, और अच्छे खासे ट्रेड करता है, और उन कंट्रीज से यहाँ पर चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़ा हुआ है, और इन सारे कंट्रीज के मार्केट में चाइना की एक बहुत अच्छी डोमिनेंस है। जैसे कि अफ्रीका में जाकर चाइना उनके कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करता है, और रशिया के ईवी मार्केट में चाइना ही छाया हुआ है। इवन उनके एग्रीकल्चर सेक्टर्स को भी चाइना यहाँ पर ऑपरेट करता है। ईवी मार्केट में तो चाइना ने ग्लोबली सबको पछाड़ रखा है, जहाँ चाइना यूरोप के कार मार्केट के 54% शेयर्स को यहाँ पर ओन करता है, और तो यूरोप में खुद यूरोपियन ब्रांड्स कार्स की भी यहाँ पर हालत टाइट है चाइना की वजह से, जो अपनी कार्स को यहाँ पर सही से सेल्स नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ चाइना, क्योंकि चाइना यहाँ पर उनके कार कॉस्ट के मुकाबले काफी कम रेट में यहाँ पर कार प्रोवाइड कर देता है। लग्जरी कार जैसे कि ऑडी, BMW, मर्सिडीज की यहाँ पर हालत टाइट है चाइना की वजह से, और जिन कंट्री के साथ यहाँ पर चाइना ट्रेड नहीं कर पाता उन्हें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स में ज्वाइन नहीं करवा पाता, तो चाइना उन कंट्रीज को डेब्ट ट्रैप में फंसा कर उनके पोर्ट्स में, उनके नेचुरल रिसोर्स में कब्जा कर लेता है, और उनके जमीनों को एक्सप्लॉइट करता है, जिससे आज सिर्फ ना अमेरिका परेशान है बल्कि इसका खामियाजा इंडिया को भी हो रहा है। तो सवाल यही तो है कि क्या यहाँ पर इंडिया चाइना के जैसे ग्रो कर पाएगा, चाइना को एक अच्छी कॉम्पिटिशन दे पाएगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। भले आज इंडिया चाइना से काफी ज्यादा पीछे, पर इंडिया ही है जो कि चाइना को यहाँ पर कंपटीशन दे सकता है, चाहे वो ट्रेड में हो, जियोपॉलिटिक्स में हो, या फिर आर्मी में हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में हो। पर कैसे? आज इंडिया हर उस बिजनेस में एंट्री ले रहा है जिसमें यहाँ पर चाइना की डोमिनेंस है, चाहे वो पोर्ट बिजनेस हो जाए, माइनिंग के बिजनेस हो, या फिर नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करने के बिजनेस हो, जिसमें अडानी ग्रुप इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। जैसे कि यहाँ पर अडानी ने श्रीलंका के उस पोर्ट में इन्वेस्ट किया जो कि कभी चाइना के डेब्ट ट्रैप की वजह से ही चाइना के इन्फ्लुएंस में था, और चाइना इस पोर्ट का यूज करता था इंडियन ओशन में इंडियन नेवी के ऊपर सर्वेलेंस करने के लिए। तो अडानी का श्रीलंका के पोर्ट में इन्वेस्ट करना ना सिर्फ बिजनेस के लिए जरूरी था बल्कि इंडिया के सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ही जरूरी था। फॉरेन कंपनीज जिनके यहाँ पर पहली प्रेफरेंस होती थी चाइना, बट आज की डेट में उनकी पहली प्रेफरेंस है इंडिया। स्पेस इंडस्ट्री, अगर किसी कंट्री को यहाँ पर अपने सैटेलाइट्स को यहाँ पर लॉन्च करने होते थे तो उसे जाना पड़ता था नासा की तरफ, जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते थे। प्राइवेट कंपनी के पास जाओ, वो भी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते थे, तो उनकी प्रेफरेंस होती थी चाइना। बट आज की डेट में वो मार्केट ले चुका है इंडिया का इसरो। अब अगर उन कंट्रीज को यहाँ पर अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करना होता है तो उनका पहला प्रेफरेंस होता है इंडिया, जो चीज आज इंडिया को एरोस्पेस सेक्टर में भी आगे बनाता है। अफ्रीकन मार्केट जो कि नेचुरल रिसोर्सेज का हब है, जहां पर चाइना और इंडिया काफी लंबे समय से ट्राई कर रहे थे अफ्रीका के साथ किसी तरीके से अलायंस बनाने का। ये ट्राई यहाँ पर इंडिया 2015 से ही करते आ रहा था, पर ये मौका मिला है इंडिया को जब इंडिया यहाँ पर G20 को होस्ट करता है और अफ्रीका को G20 का एक मेंबर बनाता है। इससे इंडिया को भी एक एक्सेस मिल जाता है अफ्रीकन मार्केट में एंट्री लेने का। IT सेक्टर जिसके लिए फॉरेन कंपनीज यहाँ पर जाया करती थी चाइना, बट आज के टाइम पर वो मार्केट आता हुआ दिख रहा है इंडिया में, जहां ये फॉरेन कंपनीज इंडिया में अपने प्रोडक्शन करना सही समझती है बजाय चाइना के। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर, चाइना जो कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में वर्ल्ड के 2nd पोजीशन पे आता है और वहीं इंडिया 9th पोजीशन पे आता है। पर सच ये भी है कि पूरी दुनिया इंडिया को गुड अल्टरनेटिव ऑफ चाइना समझती है, तो वहीं इंडिया फार्मा मैन्युफैक्चर और R&D में चाइना से काफी ज्यादा आगे है। अब अगर हम बात करें आर्मीज की, तो नो डाउट यहाँ पर चाइना की टेक्नोलॉजी यहाँ पर इंडिया से काफी ज्यादा बेहतरीन है, और चाइना की आर्मी के पास अच्छी टेक्नोलॉजी है एज कम्पेयर टू इंडिया। बट उसके बावजूद भी इंडियन आर्मी की जज्बात यहाँ पर इतना ज्यादा होता है कि चाइनीज आर्मी को वो कूट के रख देते हैं। जब चाइनीज आर्मी यहाँ पर इलीगल तरीके से इंडियन टेरिटरी में घुसने की कोशिश करती है तो इंडियन आर्मी उन्हें सिर्फ डंडों से ही मार भगाती है। अब हमने यहाँ पर चाइना के 6th जनरेशन प्लेन्स के ऊपर बात तो किया ही, बट हमने यहाँ पर इंडिया के प्लेन्स के ऊपर तो बात किया ही नहीं। तो इंडिया जो कि आज के टाइम पर भी 4+ और 4.5 जनरेशन के प्लेन्स को यूज करता है, तो इंडिया के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है कि वो 5 जनरेशन टेक्नोलॉजी को भी अचीव करे। और इस फील्ड में इंडिया आज आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, जब इंडिया यहाँ पर अपनी खुद की एरो इंजन को बनाने में लगा है, जिसका नाम यहाँ पर कावेरी रखा गया है। इस इंजन पे इंडिया यहाँ पर काफी लंबे समय से काम कर रहा था और आज ये पूरी तरीके से बन के तैयार है, जो आज हर क्राइटेरिया को कंप्लीट करता है, और इसे आज भेज दिया गया है रशिया में टेस्टिंग के लिए। अगर यहाँ पर सक्सेसफुल टेस्ट हो जाता है तो इंडिया यहाँ पर उन कंट्रीज में शामिल हो जाएगा जिनके यहाँ पर खुद की
एरो इंजन टेक्नोलॉजीज है। और ये टेक्नोलॉजी अभी सिर्फ कुछ ही कंट्रीज के पास है, जैसे कि यूके, यूएस, रशिया, फ्रांस और कॉपी मास्टर चाइना। हालांकि चाइना यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने के बावजूद भी, रिजर्व इंजीनियरिंग करने के बावजूद भी एक रिलायबल इंजन नहीं बना पाता, इसलिए उनके साथ कोई भी कंट्रीज डील नहीं करता। बट इस टेक्नोलॉजी को अचीव करते ही इंडिया यहाँ पर अपनी डिपेंडेंसी को काफी हद तक कम कर सकता है, उसे खत्म कर सकता है उन कंट्री से जहां से इंडिया अपनी मिलिट्री के लिए जेट्स परचेस किया करता था। और उसके बाद इंडिया यहाँ पर अपनी खुद की 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, इवन 6th जनरेशन प्लेन्स भी खुद क्रिएट कर सकता है। और इस बात पर मॉर्गन स्टैनले जैसे एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि इंडिया यहाँ पर ओवर पावर कर जाएगा चाइना को, चाहे वो आर्मी फील्ड में हो, टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो और इवन यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स के फील्ड में हो। और ये चीज यहाँ पर पॉसिबल हो पाए आज के करंट गवर्नमेंट की वजह से, जो कि 2024 में इंडिया के जीडीपी के 5.3% को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया। और ये परसेंट 2029 तक बढ़ के हो जाएगा 6.5% तक। और इन 5 सालों में इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर $1.45 ट्रिलियन खर्च करने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे। इसलिए तो इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम चला रही है, इंडिया में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए और फॉरेन कंपनीज को इंडिया में अट्रैक्ट करने के लिए। साथ ही इंडिया में डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक मार्केट को और बढ़ावा देने के लिए, जिसका फायदा यहाँ पर इंडिया को लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। इस मेक इन इंडिया का एजेंडा यही है कि इंडियंस को बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट किया जाए और इंडियंस का अदर कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंसी को कम किया जा सके। तब जाकर कहीं इंडिया चाइना को कॉम्पिटिशन दे पाएगा। और इस बात को एस जयशंकर जी भी मानते हैं। जब पाकिस्तान ने इंडिया के 40 जवान को मारा था तो हमने उनको पनिश करने के तरीके में उनसे ट्रेड ज़ीरो कर दिया, लेकिन चाइना ने इंडिया के 20 जवान को मारा। उसका रिजल्ट ये है कि हम आज इंडिया और चाइना का ट्रेड हाईएस्ट है, $126 बिलियन, जिसमें 100 बिलियन के आसपास तो इंडिया का डेफिसिट है। अगर आप पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग देखें, करीब 30% से ज़्यादा चाइना में बनती है। आप कुछ भी करें, बहुत सारे सप्लाई चेन्स जो हैं वो चाइना के थ्रू जाती है। ये कोविड के समय में हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने अपनी दुनिया में पहचान बनाई। आपको इसके बेस API और बल्क ड्रग्स कहीं ना कहीं से चाहिए थे। ओनली प्लेस वेयर यू कैन गेट दैट इज चाइना। हमने यहाँ जो अपनी तैयारी नहीं की, उसका परिणाम आप देखा। तो हम कहते हैं कि मेक इन इंडिया, जो हम कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, ये जो है आप 1 साल में, 5 साल में, 1 दशक में भी जो पिछले 40 साल में जो हुआ है, इसको आप अचानक बदल नहीं सकते। एक बार आपने करना शुरू कर दिया ना, देन यू विल सी द इम्पैक्ट। एक ज़माने में हम लोग API में काफ़ी मशहूर थे, हमने उस इंडस्ट्री को बंद करके चाइना जाने दी। तो भले ही आज इंडिया यहाँ पर चाइना से काफी ज्यादा पीछे, पर फिर भी ऐसे कुछ फील्ड्स हैं जिसमें चाइना से आगे यहाँ पर इंडिया बढ़ता हुआ दिख रहा है। और अगर इंडिया में सब कुछ ठीक रहा और इसी स्पीड में इंडिया अगर बढ़ता रहा तो एक दिन आएगा जब इंडिया यहाँ पर चाइना को भी सरपास कर जाएगा। पर इस प्रोसेस को होने में अभी 40 से 50 साल लगेंगे और ये तभी हो पाएगा जब हम इंडियंस अपनी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए सोचेंगे। तो बस आज इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज इस वीडियो के जरिए मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाया। आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को आप अपने मित्र मंडली में जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके इस ग्रुप का मेंबर अवश्य बनिए। मिलता हूं मैं आप सबसे किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।